हेलो स्टूडेंट्स, सो फाइनल ईयर गर्ल्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नमेंट एजेंसी और नॉन गवर्नमेंट एजेंसी। इससे पहले वीडियो में हमने बात की थी इसी टॉपिक के बारे में, लेकिन कुछ पॉइंट्स थे जो रह गए थे गवर्नमेंट एजेंसी और नॉन गवर्नमेंट एजेंसी से रिलेटेड। तो जैसे कि प्रसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में कौन कौन सी ऐसी सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं होती हैं, समिति होती है जो कि उसमें सहयोग प्रदान करती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों ICR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के बारे में, कि जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च होती है वो भी एक तरह से प्रसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करती है। जो है प्री सर्विस ट्रेनिंग ऑफ विलेज लेवल वर्कर, देन लेडी विलेज लेवल वर्कर, फोर्थ वोकेशनल एग्रीकल्चर स्कूल, ट्राइबल कल्चर ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और ट्रेनिंग ऑफ फॉर फार्मर। तो ये जो गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं ये काफ़ी हद तक जो होती है वो प्रसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करती हैं। नेक्स्ट बात करें हम बच्चों कि कौन कौन सी नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं जो कि प्रसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करती हैं। तो सबसे पहले आती है शांति निकेतन श्री निकेतन योजना, गांधी जी कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी पूना, रूरल कंस्ट्रक्शन वर्क, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और मार्थंडम योजना। मार्थंडम योजना के बारे में हमने डिटेल में भी इससे पहले वीडियो लेक्चर में बात की थी। मार्थंडम योजना, तो मार्थंडम योजना जो है एक प्रसार प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जो कि तरह से उसको कार्यक्रम को सफल बनाती है। नेक्स्ट बात करते हैं गर्ल्स कि जो आपका यूनिट 5 है उसका पार्ट D ऑब्स्टिकल्स इन मैनेजमेंट ऑफ ट्रेनिंग की जो प्रशिक्षण व्यवस्था होती है उसमें ऐसी आने वाली जो बाधाएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं जिनको दूर कर जो है प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफल बनाया जा सकता है। जैसे कि प्रसार प्रशिक्षण एक सम्मिलित प्रयास है और इसकी सफलता का श्रेय ग्रहणकर्ता को, प्रसार कार्यकर्ता को, प्रसार केंद्र को, प्रसार निर्देशालय को, विविध प्रसार माध्यमों तथा इससे जुड़े अनगिनत जो व्यक्ति को जाता है। यानी कि एक तरह से जो प्रसार प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है उसमें ये सभी जो व्यक्ति होते हैं वो सम्मिलित होते हैं और सफलता का श्रेय सभी इन्हीं व्यक्तियों को जाता है। साथ ही प्रशिक्षण की व्यवस्था जो होती है वो इस प्रकार की हो कि ग्रहणकर्ता द्वारा उसका सफल प्रयोग किया जा सके, लेकिन इसकी सफलता प्रशिक्षण व्यवस्थापक तथा प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों दोनों पर ही निर्भर करती है। प्रशिक्षण की व्यवस्था में अपनाए गए नियम और अनियमितताओं के बावजूद भी प्रशिक्षण व्यवस्था में कभी कभी कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ता है। यानी कि हम जो प्रसार कार्य करता है, जो एक कार्यक्रम की योजना बनाता है, वो चाहे कितनी ही व्यवस्थित रूप से जो है पूरी प्रसार शिक्षा की, प्रसार कार्यक्रम की, प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करे, तब भी कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं, कुछ ऐसी बाधाएं उसके सामने उस कार्यक्रम में आती हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे बजट की, कि जो बजट होता है वो प्रशिक्षण व्यवस्था पर होने वाले व्यय भी इसमें एक बाधा होते हैं। यदि किसी संगठन या संस्था को या कोई उचित धनराशि व्यवस्था को बनाए रखने में आवंटित नहीं हो पाती है तो उससे प्रशिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। यानी कि एक तरह से कहा जाए बच्चों की जब हमें कोई भी कार्य को करने के लिए, किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए हमारे पास पर्याप्त धन नहीं होगा तो हम किसी भी कार्यक्रम को सफल कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो बाधा आती है वो बजट की आती है कि जब किसी भी कार्यक्रम को नियोजित करने में उसमें जो आवंटित धनराशि है वो नहीं मिल पाती है तो उससे क्या होता है, प्रशिक्षण व्यवस्था प्रभावित होती है। साथ ही वरिष्ठ प्रबंधन की संस्कृति की किसी भी क्षेत्र, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में चलाए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम कई वरिष्ठ प्रबंधकों की निगरानी में ही संपन्न होते हैं, लेकिन प्रशिक्षण व्यवस्था प्रसार कार्यकर्ता की एक अच्छी विशेषताओं के साथ साथ वरिष्ठ जो प्रबंधन है, जैसे कि जो भी वरिष्ठ प्रबंधक है उन लोगों के प्रति उसका दृष्टिकोण, ठीक है, यानी कि प्रसार प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रति उनका दृष्टिकोण क्या है, उनका व्यवहार, उनकी नैतिक और उनकी धार्मिक मान्यताएं आदि भी ग्रामीण लोगों के लिए सकारात्मक हैं तो प्रशिक्षण व्यवस्था सही चलती है। अदरवाइज़ अगर उनकी जो मान्यताएं हैं, उनकी धार्मिक प्रवृत्ति, उनका नैतिक मूल्य अगर नकारात्मक हैं तो इससे क्या होता है, प्रशिक्षण व्यवस्था में बाधा उत्पन्न होती है। तो जो वरिष्ठ प्रबंधन है, जो सीनियर्स होते हैं, जो मैनेजमेंट में होते हैं, अगर
उनकी जो एक तरह से मान्यताएं हैं, धार्मिक मान्यताएं, उनका दृष्टिकोण, उनकी सोच विचार, उनका मनोवृत्ति अगर नकारात्मक है तो इससे जो होता है प्रशिक्षण व्यवस्था बाधित होती है। समय और स्थिरता की बात करें बच्चों, तो प्रत्येक काम के लिए अपने लिए समय की मांग करता है और सिखाने वाले तथा सीखने वाले दोनों के पास ही प्रशिक्षण प्रक्रिया हेतु पर्याप्त समय होना आवश्यक होता है। किंतु प्रशिक्षण व्यवस्था में समय की नियमितता सबसे बड़ा व्यवधान उत्पन्न करती है। यानी कि अगर जो प्रसार कार्यकर्ता है वो ग्रामीण लोगों को या जिसको भी वो प्रशिक्षण दे रहा है उनको वो समय पर्याप्त समय नहीं दे पाता है, स्थिरता नहीं दे पाता है, तो ऐसे में भी प्रशिक्षण व्यवस्था बाधित होती है। शिक्षण साधनों की उपलब्धता की जिनके माध्यम से जो है प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकता है, कार्यक्रम के अकॉर्डिंग जो भी शिक्षण साधन होते हैं अगर वो अवेलेबल नहीं है, उनकी पर्याप्त सुविधा नहीं है, वो उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे में भी प्रसार प्रशिक्षण बाधित होता है। कार्यकर्ताओं का व्यवहार कि प्रसार प्रशिक्षण को सही ढंग से चलाने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण भाग होता है वो होता है कि कार्यकर्ताओं का व्यवहार, कि अगर उनका व्यवहार जो ऐसा नहीं है कि सबसे मित्रवत व्यवहार है, वो कटुभाषी है, ठीक है, अच्छे यानी कि नकारात्मक रूप से वो व्यवहार करता है, तो ऐसे में प्रसार प्रशिक्षण भी प्रभावित होता है। सक्रिय बनाम प्रतिक्रिया की प्रशिक्षण व्यवस्था में सक्रिय होना तथा असक्रिय होकर ही प्रशिक्षण व्यवस्था तथा प्रशिक्षण कार्यों के प्रति प्रतिक्रिया प्रकट करना अत्यंत आवश्यक होता है। किंतु यदि व्यवस्था से जुड़े सभी कार्यकर्ता किसी भी कार्य की सक्रियता को स्वयं आरंभ करके उसके पक्ष में प्रतिक्रिया प्रकट नहीं करेंगे तो इससे भी प्रशिक्षण बाधा उत्पन्न होती है। यानी कि एक तरह से देखा जाए कि इसमें अगर हम कोई भी कार्यक्रम अगर हम चला रहे हैं, प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, तो उसके बारे में उसका जो फीडबैक आना, उसकी प्रतिक्रिया उसके बारे में आनी, उसके कार्यक्रम के बारे में फीडबैक अगर नहीं आएगा तो इससे भी जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है वो बाधित होता है। बात करते हैं रोल ऑफ एवोल्यूशन इन ट्रेनिंग में, कि देखिए किसी भी कार्यक्रम में हम कोई भी कार्यक्रम की योजना बनाते हैं, उसमें हम संगठन करते हैं, नियंत्रण करते हैं, ठीक है, उसका क्रियान्वयन करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही उसमें जो है हर एक कार्यकर्ता की भूमिका उसमें हम इनरोल करते हैं। लेकिन सबसे बाद में जो चरण आता है, हम शुरू से देखिए पढ़ते हुए आ रहे हैं बच्चों कि प्रसार शिक्षा क्या है, उसको किस तरह से उसको नियोजित किया जाता है, वो किन किन लोगों के लिए है, उसके क्या सिद्धांत हैं, उसके क्या उद्देश्य हैं। साथ ही हमने पढ़ा कि प्रसार प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग मैनेजमेंट के बारे में, लेकिन ये तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक हम मूल्यांकन नहीं करेंगे। तो अब बात है कि रोल ऑफ इवैल्यूएशन इन ट्रेनिंग के एक प्रशिक्षण में मूल्यांकन की भूमिका, कि मूल्यांकन की एक प्रशिक्षण में क्या भूमिका होती है, कि मूल्यांकन के बिना जो होता है किसी भी प्रसार कार्यकर्ता को या उसमें काम करने वाले जो कार्यकर्ता हैं उनको ये नहीं पता चल पाएगा कि जो वो प्रयास कर रहे हैं, जो वो कार्यक्रम चला रहे हैं, उसमें उनको जो लक्ष्य की प्राप्ति करनी थी, ठीक है, वो प्राप्त हुई या नहीं हुई। तो ये सब चीज़ें किससे पता चलती है? मूल्यांकन के द्वारा, इवैल्यूएशन के द्वारा। अगर मूल्यांकन शब्द को देखें तो ये जो है लैटिन भाषा के शब्द इवैल्यूएट से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है किसी वस्तु के वास्तविक मूल्य की जाँच करना, ठीक है। साथ ही प्रशिक्षण कार्यक्रम में मूल्यांकन के उद्देश्य की बात करें बच्चों, तो इससे क्या होता है, मूल्यांकन प्रक्रिया को लागू करने का उद्देश्य क्या होता है? कार्यक्रम की प्रगति की दिशा को जानना। जैसे कि आप लोग एग्ज़ाम्स देते हैं, उसके बाद आपका जो रिज़ल्ट आता है वो क्या है? वो यही तो है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसकी प्रगति की, आपकी जो आपकी कॉन्सेप्ट है, वो आपने समझा, जो ज्ञान आपने अर्जित किया, अधिगम किया, उसकी आपकी प्रगति आपने कितनी की, तो वो आपका जो रिज़ल्ट होता है जिसमें आपको मार्क्स मिलते हैं, ग्रेड मिलते हैं, वो क्या है? आपकी प्रगति को जानने का एक साधन होता है, ज़रिया होता है, आपका जो इवैल्यूएशन होता है, मार्क्स जो आते हैं। तो ठीक इसी तरह से किसी भी कार्यक्रम की प्रगति को दिशा को जानने के लिए मूल्यांकन जो प्रक्रिया होती है वो ज़रूरी होती है। साथ ही मूल्यांकन का उद्देश्य कार्यक्रम में होने वाली प्रगति के प्रमाणों को जुटाया जाना, साथ ही उसमें जो आवश्यक भागों को, उसमें से जो अनावश्यक भाग होते हैं उसको हटाना, कि कौन से ऐसे भाग हैं जो अनावश्यक हैं, जो इसमें अननेसेसरी हैं, इनका कोई यूज़ नहीं, उनको हटाने पर बल देना। साथ ही और महत्वपूर्ण भाग जो होते हैं, जो उनमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, उनको उस पर जो है इंक्लूड करना। साथ ही प्रशिक्षण कार्यक्रम को सही दिशा में निर्देशित करना, ये सब क्या होते हैं? मूल्यांकन के उद्देश्य होते हैं। साथ ही अगर मूल्यांकन की भूमिका और महत्व की बात की जाए बच्चों, तो प्रसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में मूल्यांकन एक आवश्यक चरण होता है और मूल्यांकन प्रक्रिया द्वारा ही व्यक्ति किसी निर्णय या निष्कर्ष पर पहुंच सकता है।
और प्रसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में मूल्यांकन की भूमिका को निम्न बिंदुओं में स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे कि यदि प्रशिक्षण कार्यक्रम में कोई त्रुटि है, अर्थात चाहे वो प्रशिक्षक से हो या प्रशिक्षक से हुई हो या फिर प्रशिक्षण से संबंधित मूल्यांकन, उन सभी त्रुटियों को सुधारने के लिए दिशा निर्देशन प्रदान करता है। यानी कि मूल्यांकन के द्वारा होने वाली त्रुटियों से बचा भी जा सकता है और बाद में जो त्रुटियाँ हुई उनको भी सुधारा जा सकता है। संभावित प्रयास हेतु किन किन चीज़ों या साधनों की आवश्यकता है, इसका ज्ञान भी मूल्यांकन ही देता है। यानी कि जब एक कार्यक्रम के समाप्ति के बाद उसका मूल्यांकन करते हैं तो उसमें जो भी त्रुटियाँ रह गई हैं, कुछ भी कमी रह गई है, तो वो अगले कार्यक्रम में उसमें काफ़ी हद तक सुधार लाया जा सकता है कि पहले इसमें किन चीज़ों की कमी थी, तो वो मूल्यांकन के द्वारा ही संभव होता है। साथ ही मूल्यांकन कार्य के द्वारा प्रबंधक सदस्यों का प्रशिक्षण कर कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास भी बढ़ता है। साथ ही प्रबंधन तंत्र को इस तथ्य का पता भी चलता है कि उनके द्वारा तय उद्देश्य की प्राप्ति सही ढंग से हो रही है या नहीं हो रही है। तो साथ ही प्रशिक्षण प्रबंधन किस प्रकार से करना है, यह भी मूल्यांकन द्वारा ही पता चलता है। तो गर्ल्स, आज के टॉपिक में हमने बात की प्रगति के मूल्यांकन के बारे में कि मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जो उद्देश्य प्राप्ति की सीमा निर्धारित करती है और कार्यक्रम की उपलब्धि, लोगों में परिवर्तन तथा उनकी आर्थिक सामाजिक स्थितियों में परिवर्तन के रूप में भी वो व्यक्त की जाती है। मूल्यांकन के उद्देश्य समय समय पर प्रगति की दिशा को ज्ञात करते हैं, उनके सबूतों को एकत्रित करते हैं, यानी कि आंकड़ों को एकत्रित करना और कार्यक्रम के विभिन्न चरणों में प्रशिक्षण योजना तैयार करना। मूल्यांकन के चरणों की बात करें बच्चों, तो सबसे पहले मूल्यांकन के समय की कोई उद्देश्य निर्धारित करना, कि जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि प्रसार प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करना, शिक्षित करना, उसके उद्देश्य को स्पष्ट करना, उन संकेतों को चिन्हित करना जो उद्देश्य की ओर बढ़ने के प्रमाण का संकेत देते हैं, और उपलब्धियों को मापने के निमित्त जो उचित तकनीक और विधियों को विकसित करना। मूल्यांकन की योजना के संबंध में विचार और निर्णय लेना, साथ ही उद्देश्य की प्राप्ति को परिमाणित करने हेतु आवश्यक आंकड़ों के चयन संबंधी निर्णय लेना, और प्रतिदर्श का चयन तथा आंकड़े एकत्र करना और आंकड़े का विश्लेषण करके परिणामों की व्याख्या करना। यानी कि बच्चों, हमने पढ़ा कि मूल्यांकन में सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि इसके उद्देश्य क्या होते हैं कि सबसे पहले उद्देश्य निर्धारित करके उसके अकॉर्डिंग उद्देश्य को योजना बनाकर उद्देश्य को निर्धारित करके उससे संबंधित आंकड़े एकत्रित करके ही हम जो है कार्यक्रम को सफल बना सकते हैं। तो गर्ल्स, आज के टॉपिक पे हमने बात की कि क्या होता है कि कौन कौन सी ऐसी बाधाएं होती हैं जो प्रसार प्रशिक्षण में जो होती है प्रसार कार्यकर्ता को फेस करनी पड़ती हैं और किस तरह से उनको दूर किया जा सकता है। साथ ही एक प्रसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में मूल्यांकन का क्या भूमिका होती है। तो गर्ल्स, आज के टॉपिक में हमने ये कवर किया और आपका सिलेबस जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके गर्ल्स, थैंक यू, टेक केयर।